हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय संविधान संशोधन की व्यवस्था की। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसके पीछे का रीज़न क्या था? वो जानते थे कि आने वाले समय में दुनिया बहुत तेज़ी से बदलेगी। इस बदलती हुई दुनिया के साथ हमारे संविधान को भी सामंजस्य बैठाना ज़रूरी है, अन्यथा यह अप्रासंगिक हो जाएगा। इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए ही संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई, जो कि संविधान के पार्ट 20 में दिया गया। संविधान के पार्ट 20 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई और अभी तक कुल मिला जुला के संविधान बनने के बाद से 106 संशोधन किए जा चुके हैं। आइए देखते हैं संविधान में कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। सबसे पहले साधारण बहुमत से। संविधान में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसमें संशोधन साधारण बहुमत से ही संभव है, अर्थात सदन के कुल सदस्यों के प्रेजेंट उपस्थित और मतदान करने वाले के 50% से अधिक की बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 97, 106, 125 इन सब हिस्सों में संशोधन के लिए मात्र साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। 1, 2, 3 अर्थात संविधान के किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। 97 जिसमें कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, 106 इसमें एमपीज, 100 एमएलए, 125 इसमें जजेज का वेतन, भत्ता, पेंशन इत्यादि दिया गया है, से संबंधित संशोधन साधारण बहुमत से किया जाता है। फिर आते हैं विशेष बहुमत। संविधान के ज़्यादातर हिस्से ऐसे हैं जिसमें संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है और इसके तहत जो संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत ही जाते हैं। इसमें कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक तथा प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 से अधिक बहुमत की ज़रूरत होती है और संविधान के अधिकांश प्रावधान में परिवर्तन विशेष बहुमत से ही किया जाता है। जैसा कि अभी आप देखे हैं, हाल ही में आया महिला आरक्षण बिल जिसके लिए 106 नंबर का अमेंडमेंट किया गया संविधान में, उसके लिए विशेष बहुमत का प्रयोग किया गया। संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमति की भी ज़रूरत होती है। जैसे आर्टिकल 80 में राज्यसभा की सीटों की संख्या के बारे में दिया गया है और शेड्यूल 4 में सभी राज्यों में राज्यसभा की सीटों की आवंटन की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार के संविधान संशोधन जिसमें विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमति की ज़रूरत होती है, मुख्यतः संघीय ढांचे से संबंधित होते हैं, अर्थात संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन के लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमति की ज़रूरत होती है। आइए जानते हैं संसद में किस प्रक्रिया के माध्यम से संविधान संशोधन किया जाता है। ऐसे बिल्स को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कोई भी प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस प्रकार के बिल में अगर यह कोई बिल विशेष बहुमत से दोनों सदनों से पारित हो जाए, उसके बाद राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। आइए देखते हैं संविधान संशोधन से संबंधित कुछ मुद्दे। आप जानते हैं कि आर्टिकल 368 इसमें संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है कि संसद विशेष बहुमत से संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। वहीं आर्टिकल 13(2) जो कि
मूल अधिकार से संबंधित है। इसमें कहा गया है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई भी विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। जहाँ आप एक तरफ देख रहे हैं कि ये कहा गया है कि संसद संविधान किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, वहीं यहाँ ये लिखा गया है कि मूल अधिकारों का अगर कोई विधि उल्लंघन करती है तो वह शून्य होगी। अब दिक्कत यहाँ ये आती है कि क्या संविधान संशोधन, अगर संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जाएगा तो वह मान्य होगा, वैध होगा। अर्थात क्या संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है? तो इसका सबसे पहले मामला तब आया जब हमारी संसद ने पहला संविधान संशोधन पास किया, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार में आर्टिकल 31 खा और 31 गा जोड़ा गया। इसके तहत क्या कहा गया, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए जो कानून बनाए जाएंगे उनको आर्टिकल 14, 19 और 31 से संरक्षण प्राप्त होगा। अर्थात इसके लिए भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए गए कोई कानून को इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा कि वो आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन करते हैं। अब यह मामला न्यायालय में पहुंचा, जिसे हम शंकरी प्रसाद मामले के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत न्यायालय ने कहा कि जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया है वह पूरी तरीके से वैध है और आर्टिकल 13 के तहत जो विधि दिया गया है उसकी परिभाषा में संविधान संशोधन शामिल नहीं है। अब जो इसका मतलब संसद जो है मूल अधिकारों में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद दूसरा मामला आया सज्जन सिंह केस, जो कि 1965 में हुआ। इसमें भी न्यायालय ने माना कि जो संविधान संशोधन होता है वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है, विधि की परिभाषा के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात न्यायालय मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। इंटरेस्टिंग मोड़ इस केस में तब आया जब गोलकनाथ केस 1967 हुआ। इस केस में न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत जो विधि दिया गया है उसमें संविधान संशोधन भी शामिल होता है। आप जानते हैं इस 1967 के बाद भारतीय राजनीति में एक बहुत ही प्रभावशाली प्रधानमंत्री का उदय हुआ, जिसे इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है। उनके आगमन के बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव शुरू हुआ। इंदिरा गांधी ने गोलकनाथ केस के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन ले आया, जिसके तहत आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया। इसमें यह लिखा गया, संविधान संशोधन को आर्टिकल 13(2) की परिधि से बाहर किया जाता है। अर्थात आर्टिकल 13(2) में जो विधि शब्द है इसके अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं है। इसके साथ उन्होंने एक और परिवर्तन किया। इसमें उन्होंने कहा कि उसमें लिखा गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन अधिनियम पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। इसको चैलेंज किया गया केशवानंद भारती केस में वर्ष 1973 में। यह जो है आज़ाद भारत का सबसे महत्वपूर्ण केसों में से इसे एक माना जाता है। 24 अप्रैल 1973 को इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 24वां संविधान संशोधन किया गया है वो पूरी तरीके से वैध है। अर्थात संसद संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं। यहाँ पर संविधान का मूल ढांचा एक नया कॉन्सेप्ट आया, अर्थात संविधान के जो स्पिरिट है, मतलब ऐसे जो संविधान के हिस्से हैं अगर जिसको बाहर कर दिया जाए तो मूल संविधान का जो आदर्श है वो ख़त्म हो जाएगा। अर्थात जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, जो उनके आइडियल्स हैं, उस पर प्रहार होगा। तो जो समय समय पर न्यायपालिका जो है संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित करती रही है, जैसे संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, संविधान की सर्वोच्चता,
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ये सब संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप देखे हैं, इंदिरा गांधी के आने के बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव शुरू हुआ है, तो उसी के तहत केशवानंद भारती केस के निर्णय को अप्रभावी करने के लिए उन्होंने अब 42वां संविधान संशोधन ले आया। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, जिसके तहत कई प्रावधान किए गए। इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया, संविधान संशोधन जो होता है न्यायपालिका के जांच के दायरे से बाहर है, अर्थात न्यायालय संविधान संशोधन से संबंधित जांच नहीं कर सकता है। अब इस प्रावधान को चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल केस में, जिसका निर्णय 1980 में आया। इसमें न्यायालय ने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू मूल ढांचे का हिस्सा है और संविधान संशोधन इसके दायरे से बाहर नहीं है। मतलब न्यायालय संविधान संशोधन की जांच न्यायिक जांच इस आधार पर कर सकती है कि वह मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या नहीं करता है। अब आपका संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे कंप्लीट हुए और हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। इसमें प्रमुख संविधान संशोधनों की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा।